हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्टमेंट एकेडमी। गुड मॉर्निंग। आज की ताज़ा खबर में आपका स्वागत है। हैप्पी मंडे टू ऑल ऑफ यू एंड आई होप दैट आप सबका ये वाला हफ्ता बहुत अच्छा जाए। मतलब काफ़ी सारी बैड न्यूज़ हमने शायद लास्ट वीक फेस की हैं एज अ कंट्री। होपफुली थिंग्स शुड बी बेटर दिस वीक। इसी विशेष के साथ लेट्स स्टार्ट अवर नॉलेज, ये अपना डिस्कशन। आज की ताज़ा खबर, सबसे पहले ग्लोबल न्यूज़, फिर कुछ इंडिया स्पेसिफिक और कुछ स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं ग्लोबल न्यूज़ से। लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा क्योंकि आज भी एक नॉलेज सेक्शन है। तो सबसे पहले आई थिंक बिगेस्ट न्यूज़ विच हैज़ बीन देयर ऑन आई थिंक आई एम श्योर यू ऑल ऑफ अस have seen it, right, is the war which is going on, escalation which is a conflict which we can say, right, between Israel and Iran. तो इसराइल ने एक एयर स्ट्राइक लॉन्च की ऑन ईरान, राइट, और इसका ये रिस्क हो गया है कि भाई इट कैन रीच टू वाइडर रीजनल कॉन्फ्लिक्ट, राइट, और ऑफ कोर्स ईरान इज ऑल्सो रिटालिएटिंग, राइट। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं अब इसकी वजह से, और ये एक सीरियस एस्केलेशन है बिकॉज ईरान इज नॉट अ स्मॉल कंट्री, राइट। इट्स अ डिसेंटली बिग इकोनॉमी, इट इज़ अ डिसेंटली गुड बिग मिलिट्री पावर, राइट। तो इसका अगर ये बढ़ता है तो एक सिग्निफिकेंट जियोपॉलिटिकल इवेंट है एक्चुअली। ये इससे भी बड़ा है, रशिया ने ऑफ इन्वेजन ऑफ यूक्रेन, राइट। तो इसका जो ये ब्रॉडर कॉन्फ्लिक्ट अगर हो जाएगा, ये दिस कॉन्फ्लिक्ट अगर बिकम बिगर, तो इसका एक बहुत बड़ा रिस्क जो है वो बनता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए ये चीज़ें हमें यहाँ पर थोड़ी समझनी है। अब अगर हम यूएस की क्रूड ऑयल मतलब प्राइसेस की बात करें, राइट, तो यूएस क्रूड ऑयल जो है वो बढ़ा ऑलमोस्ट 7%, और ब्रेंट क्रूड भी 7% बढ़ा। तो ब्रेंट क्रूड जो है ऑलमोस्ट $74 क्लोज हो गया है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं अब एक रिस्की लेवल पे चला गया है कि बिकॉज क्रूड ऑयल अगेन, ईरान इज अ बिग बिग क्रूड ऑयल प्रोड्यूसर एज वेल। ठीक है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, राइट, उसको भी कंट्रोल करते हैं। ठीक है, बिकॉज अभी तक तो ये माना जा रहा है कि ईरानियन कोई ऑयल फैसिलिटी डायरेक्टली हिट नहीं हुए हैं, बट मतलब अगेन लास्ट वीक लास्ट न्यूज़ थी कि शायद कुछ हिट हुए भी हैं। तो देयर इज लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग न्यूज़ विच इज़ कमिंग, बट हुआ है। तो ये अगर होता भी है या नहीं भी होता है, बट डेफिनेटली देर इफ दिस एस्केलेट्स, बिकॉज पहले भी ईरान ने ये बोला था कि भाई अगर ये कुछ होता है तो हम यूएस के मिलिट्री बेसिस को भी टारगेट करेंगे। यूएस के मिलिट्री बेसिस तो हर जगह हैं, वो तो सऊदी अरेबिया में भी है, राइट। तो पॉइंट ये है कि एवरीवन को, सबको ये थोड़ा सा ये लग रहा है कि भाई दिस कैन बिगर बिकम अ वेरी बिग एस्केलेशन, राइट। तो ये काफ़ी बड़ा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकता है, एंड दैट्स व्हाट द वर्ल्ड इज वरीड अबाउट। एंड ये एक ऑयल के लिए काफ़ी बड़ा मतलब कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, बिकॉज ऑयल अगर ये होता है और ऑयल प्रोडक्शन वगैरह पे इम्पैक्ट होता है ग्लोबल, और स्पेशली इन दिस वेस्ट एशिया जहाँ पर ये सब बड़े ऑयल प्रोड्यूसर्स हैं, ईरान है, सऊदी है, यूएई है, राइट, और ये सब पास पास हैं। तो इन सब का ऑयल के ऊपर डेफिनेटली एक इम्पैक्ट बड़ा रह सकता है। और ऑयल इज ऑलरेडी, मतलब मैं जैसा बोला कि ऑयल बढ़ भी गया है और अभी वी विल नो मोर, राइट, जैसे जैसे ये होता है। ठीक है, तो इसीलिए ये एक काफ़ी बड़ा एस्केलेशन जो है वो माना जा रहा है फ्रॉम इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव या ग्लोबल जियो पॉलिटिक्स पर्सपेक्टिव। एंड लेट्स सी, मतलब अब क्या इसका बेसिकली आगे चलता है। होपफुली थिंग्स शुड मेलो डाउन एंड स्लो डाउन होना चाहिए, बट डेफिनेटली दिस इज अ वन बिग वरी विच इज ऑन द वर्ल्ड राइट नाउ। और यही वजह से कि सभी मार्केट्स फ्राइडे को जब ये हुआ तो हर मार्केट, इंडियन मार्केट, यूएस मार्केट, यूरोपियन मार्केट, एवरी वन फेल, राइट। और ओनली स्टॉक्स विच वर गेनिंग, राइट, ऑयल और डिफेंस स्टॉक्स ही बढ़े हैं और बाकी कोई स्टॉक्स नहीं बढ़े, राइट। और बाकी देर इज ऑफ कोर्स न्यूक्लियर नेगोशिएशन जो यूएस के साथ ईरान की चल रही थी, तो वो अब दे हैव स्टॉप। ऑफ कोर्स डजंट मेक सेंस ऑल्सो। गोल्ड प्राइसेस हैव ऑल्सो इंक्रीज्ड, तो अगेन वो 2 मंथ्स हाई पे हो गए हैं, राइट, बिकॉज सेफ हेवन पे फिर लोग थोड़ा इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। तो ये सब चीज़ें बेसिकली चल रही हैं। अब यूएस का रोल क्या रहता है इसमें, काफ़ी बड़ा प्ले है, बिकॉज यूएस अभी तक तो यही बोल रहा है कि भाई हमने, वी वर नॉट इन्वॉल्व इन दिस कॉन्फ्लिक्ट। मतलब इसराइल ने अटैक किया, वो एक स्टैंड अलोन है, हम इन्वॉल्व नहीं थे, हमें बताया था बट हम इन्वॉल्व नहीं हुए। बट वही है ना कि अब ये चीज़ कितनी इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है, इसके ऊपर ये कॉम्प्लिकेशंस रहने ही वाली हैं, बिकॉज देर हैज़ बीन सीरियस अटैक।
और ऐसा माना जा रहा है कि टॉप 3 आर्मी कमांडर्स ऑफ यूएस और सॉरी ऑफ इसराइल और सॉरी ईरान आर एलिमिनेटेड बाय इसराइल। तो ये सारी चीज़ें जो हैं चल रही हैं वहाँ पे। अब इसका इम्पैक्ट इंडिया पे क्या होगा, तो क्रूड ऑयल का वोलेटिलिटी जो है वो सबसे बड़ा इम्पैक्ट रहेगा, राइट, बिकॉज वी आर ए बिग प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल and it directly impacts our current account deficit as well as inflation at certain level as well, right? तो ये डेफिनेटली एक काफ़ी डायरेक्ट इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर क्रूड ऑयल की वजह से ही मेजरली रहेगा। एंड वी आर ए बिग प्रोड्यूसर एज आई सेड, और हम ग्रो भी कर रहे हैं बिकॉज वी आर ए हम एक एनर्जी हंग्री कंट्री है, हम एक हाई ग्रोथ कंट्री है, राइट? तो एनर्जी तो चाहिए हमें, तो इसका वो इम्पैक्ट जो है डेफिनेटली रहेगा। दूसरा जो है शिपिंग कॉस्ट वगैरह बढ़ सकती है बिकॉज एज अ सेट कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है अगर उसको क्लोज किया गया तो 30% ऑफ सप्लाई चेन, मतलब वर्ल्ड का ऑयल सप्लाई चेन जो है वहाँ से ट्रैवल करता है, राइट? तो वो सब कॉम्प्लिकेशंस भी डेफिनेटली रह सकती हैं। तो इसीलिए ये सब मॉनिटर करने के लिए करेंसी फ्लक्चुएशन, हमारा एफ इनफ्लो, राइट, क्रूड ऑयल प्राइजेस, ये सब चीज़ें जो हैं हमें वी हैव टू लुक वेरी वेरी क्लोजली फॉर शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम्स, अगर ये सब हम ट्रैक कर रहे हैं तो, राइट। ओनली गुड थिंग विच ओवर द लास्ट फ्यू डेज थोड़ी बेटर न्यूज़ आई है वो ये है कि यूएस एंड इंडिया आर क्लोज टू फाइनलाइजिंग अर्ली ट्रेंच ऑफ ट्रेड डील। ठीक है, तो ये एक अच्छी थोड़ी सी न्यूज़ है कि बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट जो है इनिशियल फेज का ऑलमोस्ट कंप्लीशन में है, और ऐसा माना जा रहा है कि 9 जून से पहले कुछ तो एक फाइनलाइज टेक्स्ट जो है वो पब्लिकली हो जाएगा। एंड ऑब्वियसली मतलब यूएस जो मेन अटका हुआ था एग्रीकल्चर और ऑटोमोबाइल पे अटका हुआ था, एंड इट सीम्स इंडिया इज कंसिडरिंग सम कंसेशंस ऑन दैट, राइट, टू यूएस। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं, तो एक इंपॉर्टेंट ये फैक्टर रहने वाला है, और ऑफकोर्स ये बड़ा चीज़ रहेगी बिकॉज अगर ट्रेड डील हो जाता है तो एटलीस्ट वी आर होपफुली वी आर आउट ऑफ दिस ऑल ट्रेड वॉर्स एंड एवरीथिंग। और अगर इफ़ वी आर एबल टू क्लोज दिस इन अ बेटर, अगर हम थोड़ी बेटर डील कर पाए, देन हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटर्स हैं लाइक वियतनाम है या बांग्लादेश वगैरह है, तो आई थिंक इट विल बी क्वाइट बेनिफिशियल फॉर आवर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड अदर सेक्टर्स एज वेल। सेबी की बोर्ड मीटिंग है, सेकंड बोर्ड मीटिंग है सिंस द न्यू सेबी चेयर हैज़ कम। तो एक्सपेक्टेड है कि काफ़ी सारे और भी रिलैक्सेशंस जो हैं वो ओवरऑल मिलने चाहिए एफपीआईज को, पीएसयूज की डीलिस्टिंग के लिए, राइट, को इन्वेस्टमेंट्स इन एआईएफ्स के लिए। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं एक्सपेक्टेड हैं कि देर शुड बी सम रिलैक्सेशंस इवन फ्रॉम द केवाईसी परस्पेक्टिव, देर शुड बी सम रिलैक्सेशंस ओवरऑल। बाकी इस वीक जो है बिकॉज दिस मंडे है, so there will be of course as I said biggest thing will be how this escalation of Israel and Iran happens, right? कितना ये escalate होता है, अभी तक तो काफ़ी चल रहा है, और how US and UK और अदर कंट्रीज बेसिकली प्ले अ रोल इन इट, तो वो भी एक काफ़ी बड़ा फैक्टर जो है इस ओवरऑल इसमें रहेगा। यूएस की एफओएमसी मीटिंग है, राइट, जो कि इंटरेस्ट रेट्स डिसाइड करती है यूएस फेड की। होपफुली एक्सपेक्टेड ये है कि भाई इन रेट शुड बी रिमेन अनचेंज्ड, क्योंकि इन्फ्लेशन तो मॉडरेट हो गया है, बट डेफिनेटली ये टैरिफ्स का जो फ्लिप फ्लॉप है प्लस अब ऑयल प्राइजेस एक और फैक्टर रहेगा उनके दिमाग में, ठीक है। तो इसकी वजह से एवरी मोस्टली एक्सपेक्टेड है कि इंटरेस्ट रेट चेंज तो अभी नहीं होंगे, इवन दो इन्फ्लेशन जो है काफ़ी कामिंग आया है, मतलब हाँ 2.4% ही इन्फ्लेशन आया यूएस में, तो विच वॉज वेरी गुड, मतलब एज पर द एक्सपेक्टेशन। अगर हम बाकी चीज़ें देखें तो इंडिया की हमारी एफपीआई हमारी डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन भी आएगी, राइट, यूएस का जॉबलेस क्लेम आने वाला है इस वीक, तो वो भी हमें समझ आएगा। प्रोग्रेस ऑफ इंडियन मानसून, राइट, तो वो अगर अच्छा होता है जो एक्सपेक्टेड है तो वो भी हमें थोड़ा समझ आ जाएगा, राइट। तो ये सब चीज़ें भी फैक्टर्स हैं थोड़े बहुत जो हम देख सकते हैं, बट बिगेस्ट फैक्टर अगेन एज एम से इसराइल एंड ईरान का कॉन्फ्लिक्ट है, वो बिगेस्ट हमारा फैक्टर रहेगा। कुछ स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ की अगर हम बात करें तो आईटीसी हैज़ कंप्लीट इट्स एक्विजिशन ऑफ श्रेष्ठा नेचुरल बायो प्रोडक्ट्स, जो कि 24 मंत्रा ब्रांड जो है चलाती है, ऑर्गेनिक ब्रांड, एंड सो दे हैव कंप्लीटेड दैट। वो 400 करोड़ रुपए में उन्होंने कंपनी खरीदी थी, ऑल कैश डील थी ये, राइट। और तो ये अब जो है ये कंप्लीट हो गया है। नाउ ऑफ कोर्स आईटीसी इज ट्राइंग टू bolster their FMCG portfolio, और थोड़ा सा प्रीमियमाइजेशन की तरफ इट सीम्स दिस पोर्टफोलियो इज अलाइन टू। स्पाइस जेट का Q4 का रिजल्ट आया, उन्होंने 319 करोड़ का नेट प्रॉफिट रिकॉर्ड किया है Q4 में, 319 करोड़,
तो विच इज़ अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर एयरलाइन इंडस्ट्री आई थिंक, राइट, क्योंकि स्पाइस जेट वॉज लूजिंग मार्केट शेयर कंसिस्टेंटली, और मतलब ऐसा लग रहा था कि भाई गो एयर के लाइन पे भी जा सकता है। बट अगर इस तरह का प्रॉफिट, FY 25 हैज़ बीन द फर्स्ट एनुअल प्रॉफिट ईयर फॉर देम, 7 साल के बाद, 7 साल के बाद पहला ऐसा साल गया है या फाइनेंशियल ईयर गया जिसमें उन्होंने 48 करोड़ रुपीज़ का एनुअल प्रॉफिट फाइनली बुक किया है। लास्ट ईयर 400 करोड़ रुपए का लॉस था। तो उन्होंने जो बताया है वो कि भाई पैसेंजर डिमांड अच्छी रही है, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन हमने बहुत की है, यील्ड इंप्रूव की है, कहा तो है ये सब चीज़ें, और हमने रेवेन्यू पर अवेलेबल सीट किलोमीटर जो RASK जो पैरामीटर रहता है वो किया है। तो ये सब फैक्टर्स रहे हैं, 24 न्यू फ्लाइट्स ऐड किए हैं, राइट। तो वो सब फैक्टर्स तो बोले हैं उन्होंने, लेट्स सी, राइट। अब ये चीज़ कंसिस्टेंटली इफ दे आर डूइंग, तो दिस विल बी अ गुड न्यूज़ फॉर ओवरऑल एयरलाइन सेक्टर आई थिंक, बिकॉज कॉम्पिटिशन इज इंपॉर्टेंट। बाकी अदानी ऑपरेटेड हाइफा पोर्ट, जो कि अदानी ग्रुप ऑपरेट करता है और अदानी पोर्ट 70% ओन करता है, राइट। तो अभी तक तो ये बात मानी जा रही है कि भाई कोई उसके ऊपर इफेक्ट नहीं हुआ है ईरान के मिसाइल स्ट्राइक का ऑन इसराइल, बिकॉज ईरान इज ऑल्सो रिस्पॉन्डिंग, राइट। तो बीच बीच में न्यूज़ आई थी कि काफ़ी बड़ा उसके ऊपर इम्पैक्ट हुआ है और उसका तहस नहस हो गया है वो। बट अगेन मतलब आई थिंक CFO ऑफ अदानी ग्रुप हैज सेड कि दिस न्यूज़ इज़ रॉन्ग, एंड इट इज़ मतलब सेफ है वो अदानी का जो वहाँ का पोर्ट, हाइफा पोर्ट, तो इट इज़ प्रेटी सेफ। ठीक है, तो दैट इज व्हाट द एक्सपेक्टेशन इज। और अब देखते हैं मतलब एज अगेन दिस इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट फैक्टर विच विल मतलब जो ड्राइव द मार्केट दिस वीक, इसराइल एंड ईरान वॉर या कॉन्फ्लिक्ट ही सबसे बड़ा फैक्टर जो रहने वाला है। अगर ये सबसाइड हो गया तो मार्केट्स विल बी वेरी हैप्पी और वापस बढ़ेगा। अगर ये सीज फायर वगैरह उसमें हो गया और अगर ये बढ़ा तो definitely it can create a very complicated factors for the markets and overall economies across the world, right। तो ये काफ़ी बड़ा इशू जो है वो हो सकता है, तो इट शुड बी वेरी क्लोजली वॉच्ड फॉर इन्वेस्टर्स स्पेशली हु आर लुकिंग फॉर शॉर्ट टर्म। बड़े लॉन्ग टर्म वालों ठीक है वो तो ठीक है, होपफुली थिंग्स शुड बी ओके इन लॉन्ग टर्म, that's the expectation, such things though you never can predict such things, right। So that is all again मेजर न्यूज़ तो सब यही इसराइल एंड ईरान के अराउंड ही थी। व्हेन आई वाज सर्चिंग फॉर न्यूज़ दैट वाज द मेन थिंग्स, तो इसीलिए लिमिटेड न्यूज़ रही हैं। रेस्ट हम थोड़ा सा नॉलेज सेक्शन कर लेते हैं। तो अगेन ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ट जो है आई सॉ फ्रॉम वन ऑफ द सोर्सेज। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग था कि भाई चाइना एक काफ़ी बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लेयर बन गया है, राइट, वर्ल्ड में। तो ओवरऑल उनका शेयर कितना है और उनका शेयर कुछ साल पहले कितना था, राइट। तो ये काफ़ी अच्छा चार्ट है कि 30 ईयर्स 1995 में वर्ल्ड में मैन्युफैक्चरिंग शेयर मतलब मैन्युफैक्चरिंग सबसे ज़्यादा कौन करता था और अब कौन करता है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो आप मान लो 1995 में US का 24% के आसपास मैन्युफैक्चरिंग शेयर था, अभी 15 है, 24 से 15% पे आ गए हैं वो। तो अभी भी डिसेंट है, मतलब अभी भी US में मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी हो रही है इट सीम्स, स्पेशली मतलब ऑफकोर्स डिफेंस वगैरह तो काफ़ी बड़ा फैक्टर है ही। बट 23.6 से नाउ इट इज़ 15%, 2023 का डेटा है इसमें। सेकंड, जापान वाज अ नंबर 2 बिगेस्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लेयर, और हमें पता ही है जापान तो 90s में स्पेशली किड्स, राइट। तो 12.6% उनका शेयर था। अभी आपको पता है जापान का 6.6 है, हाफ से भी मतलब हाफ हो गया ऑलमोस्ट। जर्मनी का थर्ड था 8.4%, नाउ इट इज 4.6, अगेन ऑलमोस्ट हाफ। चाइना, अब देखो आप चाइना जो है वो फोर्थ था 1995 में, उसका 4.9% शेयर था, अभी कितना है 31.8, 6 times China's manufacturing share has increased in last, I would say like 30 years almost, 6 times। तो इट्स सीरियस मतलब सीरियस इन्वेस्टमेंट चाइना हैज डन इन देयर मैन्युफैक्चरिंग, और उसका मतलब वो ग्रोथ भी इकोनॉमी में उस वजह से हुआ है। ठीक है, तो अब जो है चाइना इज नंबर 1 विथ ऑलमोस्ट 31.8, US इज नंबर 2, जापान हैज़ बिकम नंबर 3 जो पहले 2 पे था, हाफ हो गया उसका शेयर जब से। जर्मनी का हाफ हो गया। इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया जो है 14th नंबर पे था 1995 में, 1.5% शेयर था। अब जो है इंडिया इज एट 5th मैन्युफैक्चरिंग में, 3.2%, डबल हो गया है इंडिया का, मोर देन डबल इंडिया का शेयर हो गया है। बहुत इंटरेस्टिंग इसमें था कोरिया, मेरे को लगता था कोरिया में बहुत मैन्युफैक्चरिंग होती है स्पेशली विद सैमसंग, राइट, और मतलब कार्स कंपनीज लाइक हुंडई एंड किया, राइट। तो एक थोड़ा सा था कि मुझे लगा कि बहुत स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग प्लेयर होगा वो।
बट कोरिया वॉज 2.1% इन 1995, नाउ इट इज़ 3%। ठीक है, तो इंडिया इज़ अ बिगर मैन्युफैक्चरिंग प्लेयर एज पर दिस ग्राफ, एज पर दिस चार्ट, देन कोरिया। मतलब इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, हम कोरिया से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो इंडिया इज फिफ्थ, राइट? नंबर वन इज चाइना, नाउ नंबर टू इज यूएस, थर्ड इज जापान, फोर्थ इज जर्मनी एंड इंडिया इज नंबर फिफ्थ। तो जैसे हम इकोनॉमी बढ़ रहे हैं, तो क्या हम ये नंबर 3 पे आ सकते हैं इन नेक्स्ट मे बी 7-8 years, 10 years? लेट्स सी। मतलब आई थिंक गवर्नमेंट इज फोकसिंग अ लॉट, बट सब जगह पे फोकस हो रहा है, यूएस भी बहुत फोकस कर रहा है, सब कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग पे। लेट्स सी हाउ दिस विल चेंज, राइट? बट ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चार्ट लगा मुझे कि कैसे जो है वो मैन्युफैक्चरिंग वॉज गिवन अप, राइट, बाय वेरियस कंट्रीज। मतलब ब्राज़ील जैसा कंट्री पहले 2.8% था, 1.2% ही मैन्युफैक्चर कर रहा है वर्ल्ड में, राइट? तो कि एक फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, राइट? तो ये सब चीज़ें हमें मतलब देखने लायक हैं, राइट? कि हाउ चाइना हैज़ ईटन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अक्रॉस द वर्ल्ड। मतलब सब कंट्रीज, मोस्टली सभी कंट्रीज जो हैं, उनका शेयर जो है वो चाइना ने खा लिया है। तो 32% के आसपास, 1/3 मैन्युफैक्चरिंग जो है वो वर्ल्ड में अभी चाइना में हो रही है। मतलब इट इज़ फिनोमिनल, राइट? तो ये बहुत इंटरेस्टिंग जो है चार्ट मुझे मिला, तो आई थॉट आई विल शेयर दिस विद यू। दैट इज़ ऑल ऑन दिस आज की ताज़ा खबर। इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ डू शेयर विद फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। गाइज हैव अ ग्रेट टाइम है दोस्तों। जय हिंद।